घटना चक्र की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अगला टॉपिक कवर करेंगे जो पठार होगा, और पठार के बाद में जो तटीय भाग है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो पठार को समझने से पहले, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ पर एक हमने पिक्चर दिखाया आपको कि भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में पठार और पहाड़ी के बारे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखें इसमें कि यहाँ पर जो पहाड़ी है ये अरावली पहाड़ी है इधर, और यहाँ पर फिर नर्मदा है, और इसके सॉरी विंध्यन है। उसके बाद नीचे नर्मदा नदी है और फिर सतपुड़ा है, इस तरीके से। तो अरावली और विंध्यन के बीच में जो पठार है यहाँ पर, एक ये पठार है, दूसरा इसके ईस्ट में पठार है, तीसरा फिर यहाँ पर पठार है, और जो फोर्थ है वो यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो पहला पठार है वो मेवाड़ का पठार है यहाँ पर, यानी ये वाला पार्ट मेवाड़ का पठार है। इसके बाद अगर दूसरा हम आगे ईस्ट में देखें तो मालवा का पठार मिल जाएगा आपको। ये मालवा के पठार के बाद में बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड के बाद में क्या हो जाएगा, बघेलखंड का पठार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपको जो दिशा वाला है, डायरेक्शन वाला है, वो सॉल्व हो जाएगा। आपसे मान लीजिए कोई पूछता है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम है दिशा में लगाना है पठार को, तो लगा सकते हैं। पहले मेवाड़ पड़ता है, फिर मालवा पड़ता है, फिर बुंदेलखंड पड़ता है, फिर क्या पड़ता है, बघेलखंड। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो मेवाड़ पठार है वो कौन से पर्वत के बीच में है, तो वो अरावली और विंध्यन के बीच में है। इसके बाद आप सतपुड़ा देखेंगे। सतपुड़ा के साउथ में यहाँ पर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार है। फिर इसके दक्षिण में कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक के बाद में आप देखेंगे ईस्ट में, आप देखेंगे तो यहाँ पर तेलंगाना का पठार मिलेगा। तेलंगाना के ऊपर नॉर्थ में आप देखेंगे दंडा दांडीकरण का पठार है। इसके बाद में इसके ऊपर जस्ट ऊपर देखेंगे तो महानदी बेसिन मिलेगा, उसके ऊपर छोटा नागपुर पठार मिलेगा, और यहाँ पर मेघालय में मेघालय का पठार मिलेगा, जो कि ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, मतलब ये जो हिस्सा यहाँ पर है इसी का हिस्सा है ये वाला पठार। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें हमने समझ ली जो हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको। यहाँ पर राजस्थान में अरावली पहाड़ी है, अरावली माउंटेन है, और उसके बाद विंध्यन, उसके विंध्यन के नीचे सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी है। अरावली और विंध्यन के बीच में आप देखेंगे तो चार पठार आप देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मेवाड़ का पठार देखने को मिलेगा, मालवा का पठार देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। अब इसके निर्माण की अगर बात कर ली जाए तो इसके निर्माण में अगर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, दक्षिण भारत है, ये सबसे पुराना भाग है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो है, ये जो पेंजिया था, जो समस्त महाद्वीप आपस में जब जुड़े हुए थे जिसको पेंजिया बोलते हैं, तो पेंजिया जब दो पार्ट में टूट गया तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गया। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है यानी प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, और ये आज से लगभग 120 मिलियन साल पहले टूटा हुआ था। और इससे बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसी गोंडवाना लैंड से भारत का प्रायद्वीपीय पठार बन गया। तो भारत का अगर हम देखें कि हिमालय, मैदान और पठार में सबसे पुराना कौन सा भाग है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे पुराना भाग है, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो आइए सब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। कब निर्माण हुआ है? तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जहां पर ये पढ़ेंगे कि कौन से टाइम पर कौन सा युग हुआ है और उसमें किन किन चीजों का निर्माण हुआ। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटेशियस युग हो जाएगा। अब अगर कार्बोनिफेरस की बात करेंगे तो कार्बोनिफेरस युग में आप देखेंगे तो इसमें दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, गोदावरी इसमें देखेंगे इनकी बेसिन में, मतलब इनके जो घाटी है इनकी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था। कार्बोनिफेरस में कोयले का निर्माण हुआ था। कोयले का निर्माण हुआ था।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार जो भाग है, हमने अभी आपको बताया, वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। और ये मालदा गैप के थ्रू अलग हो गया था, भ्रंशन से मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया था। हिमालय के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। हिमालय क्या, हिमालय के बारे में समझते हैं तो क्या हो जाएगा, यह नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, और विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट क्या है सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट कहां से कहां तक है? तो महानदी से, महानदी से कहां तक है? तो नीलगिरी पहाड़ी, कि नीलगिरी जो पहाड़ी है वो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन होता है। सतपुड़ा का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। इसकी जो चोटी है उसका नाम क्या है? गुडविल, गुडविल इसकी चोटी है, गुडविल इसकी चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी, सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं तो कहाँ कब हुए हैं? तो सेनेजोइक काल में, महाकल्प में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर खनन उद्योग विकास तथा खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण हुआ है। आप पढ़ेंगे जो मिनरल वाला चैप्टर होगा उसमें आप पढ़ेंगे कि मध्य वहाँ पे झारखंड में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। छोटानागपुर पठार है किसका? अग्रगंभीर, अग्रगंभीर का पठार। गर्त नहीं है, पदस्थली नहीं है और संप्राय मैदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैप से रिलेटेड है। ए बी सी डी चार चीजें इसमें दी हुई हैं और इसमें पहचानना है कि ए बी सी डी क्या है। तो अगर ए बात करें यहाँ पर, ये वाली ए नर्मदा घाटी है, ये नर्मदा घाटी है। बी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, और सी, यहाँ पर जो सी है ये है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रिफ्ट घाटी, ये नर्मदा की रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली है, और यहीं पर ये नर्मदा बहती है, रिफ्ट घाटी। तो एक ये हो जाएगा ऑप्शन, एक ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये छत्तीसगढ़ मैदान है, यहाँ पर पठार नहीं, मैदान है, मैदान है। उसके बाद में नागपुर फिर है वृष्टि छाया प्रदेश, ये वृष्टि छाया प्रदेश, ये क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश या वर्षा छाया प्रदेश भी बोलते हैं, वृष्टि छाया या वर्षा छाया प्रदेश। ये वर्षा छाया प्रदेश क्या होते हैं, इनको समझ लीजिएगा। साउथ इंडिया का मैप है यहाँ पर मान लीजिए, और इस जगह पश्चिम घाट है। तो जब मानसून आता है तो मानसून इधर पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर खूब बरसात होती है, लेकिन पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर कोई बरसात या बहुत ज्यादा बरसात नहीं होती है। इसलिए पश्चिम घाट का जो पूर्वी ढाल है उसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, इसलिए हो जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मैंने आपको बताया था मालवा का पठार, अभी जस्ट मैंने बताया था। छोटानागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड में है, मुख्यतः झारखंड में, मुख्यतः झारखंड में। दक्कन का पठार रहा है, तो दक्कन का पठार जो दक्षिण भारत में है, दक्कन मीन्स होता है दक्षिण, इसका मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण होता है इसका मतलब। तो मुख्यतः महाराष्ट्र में है, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय पठार क्या है? जो
दक्षिण भारत है पूरा, ये सब प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, इसको इस तरीके से कंसिडर करेंगे तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंडयाकर्ण का पठार कहाँ पर है? दंडयाकर्ण का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। एक बार आप मैप को देखेंगे तो इजीली समझ पाएंगे कि मैप बहुत जरूरी है इसमें देखना, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन ये है, दंडयाकर्ण क्षेत्र कहाँ है? तो दंडयाकर्ण क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसमें भी सेम क्वेश्चन ये था, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो ऑप्शन हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब दंडयाकर्ण का जो विस्तार है वो विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। कितने जगह पर विस्तार है? अगला क्वेश्चन, दंडयाकर्ण भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये किस भाग में है? तो मध्यवर्ती भाग में है। बिहार के बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा है? ये खड़गपुर पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ये गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियां कहां पर है? मेघालय में, मेघालय पठार। यानी कि ये जो भुवन पहाड़ी है, भुवन पहाड़ी इसका भाग नहीं है, और भुवन पहाड़ी है वो कहाँ की है? ये मिजो हिल्स, मतलब मिजो हिल्स का भाग है। मिजो हिल्स कहाँ है? मिजोरम। मिजो हिल्स कहाँ पे है? मिजोरम। तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन केवल है। अगला टॉपिक है तटीय भाग, भारत की तटरेखा। पहले इसको थोड़ा विस्तार समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, इस तरीके से दक्षिण भारत का हिस्सा अगर देखे बना हुआ, तो इसमें टोटल तटीय भाग में 9 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य, 9। 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। और कुल तटीय लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा कितनी है? तो 7516, 76, सॉरी 75, 16.5, 7516.5 किलोमीटर, ये इतनी लंबाई है। लेकिन ये जो टोटल लंबाई है 7516, ये द्वीप सहित है, द्वीप सहित। द्वीप सहित का मतलब हो जाएगा इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल किया जाएगा। जो मुख्य तट है, तटरेखा, वो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि, मेन लैंड की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 6100 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर है। अब यहां पर देखेंगे 6100 किलोमीटर में टोटल 6100 किलोमीटर में टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य कौन कौन से हैं? समझते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं। इन 9 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिम तट पर हैं, पश्चिम तट पर, और 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्व तट पर हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर लिख देते हैं पहले, पहला कौन सा है? गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कौन सा छोटा सा स्टेट कौन सा? गोवा। गोवा के बाद में ऊपर यहां पर कर्नाटक, कर्नाटक,
गोवा, फिर कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद क्या हो जाएगा, केरल। यानी कि 5 राज्य हमने बताया। एक पश्चिम तट पर कौन सा है, एक ऊपर, सबसे ऊपर गुजरात, फिर उसके जस्ट नीचे गोवा, सॉरी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, फिर क्या हो जाएगा केरल। यानी कि पश्चिम तट पर कितने हैं, टोटल 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं, पूर्वी तट पर यहां पर तमिलनाडु, इधर सबसे पहले देखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर, यहाँ ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस जगह आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर देखेंगे उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। मैप को जरूर रखिएगा साथ में ताकि आप समझ पाए वहां पर क्या है। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में क्या है, पश्चिम बंगाल। तो टोटल यहाँ पर 4 राज्य, पूर्वी तट पर और पश्चिम तट पर कितने हैं, 5 राज्य। तो कुल हो गए 9 राज्य। 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, लेकिन 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक इस साइड और एक यहाँ पर, यानी कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और फिर यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप। 2 हो गया। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा इस जगह दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप एंड दादर नगर हवेली, हवेली, और फिर इस जगह पुदुचेरी, पुदुचेरी। पुदुचेरी के बारे में एक फैक्ट समझ लीजिएगा। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, केरल। तमिलनाडु में इसके 2 जिले स्थित हैं, एक का नाम है पुदुचेरी जो इसका मुख्यालय है, और कराईकाल, कराईकाल। आंध्र प्रदेश में यनम, केरल में माहे। तो पुदुचेरी 4 राज्यों में है, 2 इसके जिले जो हैं वो तमिलनाडु में है, यानी कि तब पुदुचेरी मुख्य जो मुख्यालय है उसका, और कराईकाल आंध्र प्रदेश में यनम, और केरल में माहे। तो 4 राज्य वो हो गए, कौन कौन से हो गए, तो एक तो हो गया, पहला राज्य कौन सा हो गया, अंडमान निकोबार, 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी, और फोर्थ कौन सा है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 9 राज्य हो गए जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। इन 9 राज्यों में अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे लंबी जिसकी तटीय सीमा है वो है गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा बनती है, और कितनी है तो 1214, 1214.7 किलोमीटर की लंबाई। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, सेकंड लॉन्गेस्ट। कितनी है, 652, सॉरी महाराष्ट्र नहीं है, आंध्रा है, आंध्र प्रदेश थर्ड, आंध्र प्रदेश कहां पे है, सेकंड लॉन्गेस्ट। कितनी है इसकी लंबाई, तो है वो 973.7
किलोमीटर। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि तटीय सीमा टोटल 1716.5 किलोमीटर है, द्वीप सहित है। मुख्य भूमि की लंबाई देखेंगे तो 6100 किलोमीटर है, जिसमें 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं। इसमें 9 राज्य कौन कौन से? 9 राज्यों में 5 राज्य पश्चिम में है, यानी कि पश्चिम तट पर 5 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी भाग में देखेंगे तो पूर्वी तट पर देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हो गए 9 राज्य। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कौन सा हो जाएगा? दमन दीव, दादरा नगर हवेली। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें यहाँ पर लंबाई दी हुई है, ध्यान रखिएगा। तटीय राज्यों की जो लंबाई है उसमें 4 जो सबसे लंबे राज्य हैं, जिनकी सीमा सबसे ज्यादा है लंबी, उनको याद करने का ट्रिक देख लीजिएगा। गौतम, याद रखिएगा। जी से गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, टी ए से तमिलनाडु और एम से महाराष्ट्र। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर तमिलनाडु और नंबर 4 पर महाराष्ट्र है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सीधा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, नंबर 1 पर गुजरात हो गया, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश हो गया, नंबर 3 पर तमिलनाडु हो गया, नंबर 4 पर महाराष्ट्र हो गया। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सीधा। पहला सवाल है, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? वो कौन सा तट है? चेन्नई। सीधा क्वेश्चन, फैक्चुअल है, कुछ बताने वाला नहीं, इसमें समझिएगा। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, थोड़ा सा समझेंगे इसको हम। देखिए, प्रादेशिक जल का विस्तार कितना है, तो इसका आंसर तो 12 समुद्री मील है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। किसी भी देश की जो सीमा होती है बहुत कटी फटी होती है, इस तरीके से होती है, ऐसे जलीय सीमा बहुत कटी फटी होती है यहाँ पर, तो इस तरीके से होती है। अब क्योंकि ये तटीय सीमा है तो इसमें जल भी भरा होगा यहाँ पर, यहाँ पर जल भी भरा होगा इसमें, इस तरीके से, है ना। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र को मेजर करने के लिए, मापने के लिए क्या करते हैं? एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं यहाँ पर, इस तरीके से, ऐसे, जो इस सबको टच करती होगी, इस तरीके से। यहाँ पर तो ये जो मुख्य भूमि है यहाँ पर, ये मुख्य भूमि, ये ब्लू कलर से जो नीले रंग से मुख्य भूमि है, और जो हमने रेखा खींची है इसके बीच जो पानी बचता है इसको आंतरिक जल बोलते हैं, आंतरिक जल कहते हैं इसको। ये जो ब्लैक कलर से लाइन खींची है इसको आधार रेखा बोलते हैं, ये आधार रेखा है। आधार रेखा, इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील इस तरीके से यहाँ पर, यानी जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से जो 12 समुद्री मील होता है, ये 12 नॉटिकल माइल, फिर इस रेखा से 12 समुद्री मील, और फिर इससे 176 नॉटिकल माइल समुद्री रेखा।
मिलाकर के आधार रेखा से 200 समुद्री मील, यहां पर आप देखें आधार रेखा, तो आधार रेखा से टोटल कितना हुआ 200 समुद्री मील। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि एक समुद्री मील कितना होता है, तो एक समुद्री मील जो होता है, एक समुद्री मील होता है 1.85200 किलोमीटर। मतलब एक समुद्री मील होता है 1.85200 किलोमीटर होता है एक समुद्री मील। तो यहाँ पर जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल माइल बना हुआ है, इसको कहते हैं क्षेत्रीय सागर। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्षेत्रीय सागर। ये वाला पार्ट क्या है, क्षेत्रीय सागर। या इसको प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं, जल क्षेत्र कहते हैं। इस प्रादेशिक जल क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर से अगला 12 नॉटिकल मील जो होता है उसको संलग्न क्षेत्र होते हैं, समीपस्थ मंडल होते हैं, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। समीपस्थ मंडल कहते हैं। और यहां से फिर जो अगला 176 नॉटिकल मील है, इस अगले 176 नॉटिकल मील वाले स्थान को बोलते हैं यहां पर है अनन्य आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक मंडल इसको बोलते हैं। तो इसमें जो पहला वाला भाग है क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक जल क्षेत्र है, इस पर किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार। संपूर्ण अधिकार होता है। और ये जो समीपस्थ मंडल है, अनन्य आर्थिक मंडल जो है, इनकी लंबाई ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हम आपसे पूछे, आपसे बात की जाए कि कुल जो विस्तार है कितना है, 200 नॉटिकल माइल है। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, तो 1.852000 किलोमीटर होता है। क्षेत्रीय सागर पर संपूर्ण अधिकार होता है। क्षेत्रीय सागर से अगला 12 नॉटिकल माइल, मतलब यहां पर ये जो होता है, ये पूरा भाग कैसा है, तो ये पूरा भाग तो क्या बोलेंगे, समीपस्थ मंडल बोलेंगे। और इसके बाद में ये वाला भाग अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो कितना हो जाएगा 12 समुद्री मील, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7515 मैंने बताया था, इसमें तो अप्रोक्स आंसर क्या हो जाएगा 7516। भारत की तटरेखा कुल कितनी है, तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की तटरेखा कितनी है पूछ रहा है, तो तटरेखा कितनी है, ऐसे प्रश्न में हमेशा कुल तटरेखा की बात की जाती है, कुल तटरेखा। तो कुल कितनी है 7516.5। लेकिन जब पूछता है कि भारत की तटरेखा कितनी है मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, तो इसका कितना हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तो यहां पर तो मुख्य भूमि बोला नहीं है, और जब मुख्य भूमि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कौन सी पूछी जा रही है, संपूर्ण पूछी जा रही है। तो संपूर्ण पूछे जाने में इसमें आंसर नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर कोई भी नहीं माना गया है। लेकिन आप इस आंसर को लगा सकते हैं मुख्य भूमि मान करके, लेकिन इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मुख्य भूमि नहीं लिखा गया है और तटरेखा पूछा गया है, कुल तटरेखा पूछा गया है और इसमें लिखा नहीं है, लंबाई नहीं लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। इसका ट्रिक क्या बताया मैंने याद करने का, गौतम। गौतम का मतलब जी से गुजरात, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य के समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो गुजरात का है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है, गुजरात।
भारत के कुल कितने भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा पर है? 9। अच्छा, यहां पर अगर प्रश्न बनता है कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर क्वेश्चन बनता है, केंद्र शासित प्रदेश बनता है, तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां पर सबसे लंबी तटरेखा पूछता है किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा, लंबी तटरेखा किस राज्य की? तो गुजरात। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे लंबी तटरेखा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? अंडमान निकोबार। इसकी तटरेखा है वो गुजरात से भी लंबी है, 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। गुजरात की कितनी है? गुजरात की है 1214.7 किलोमीटर। तो अगर पूछता है किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात की हो जाएगी। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा, तो कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका है? तो रत्नाकर नाम किसका है? हिंद महासागर का रत्नाकर नाम। भारत सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, सर्वाधिक तटीय अपरदन कहाँ होता है? लहरों से होता है। ठीक है। अब पूर्वी और पश्चिमी तट की बात की जाए तो इसको भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर समझते हैं, इंडिया का साउथ वाला जो पार्ट है, इस तरीके से यहां पर गुजरात है, उसके साउथ में महाराष्ट्र, फिर गोवा, यहां पर कर्नाटक, और फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। यहां पर एक रिवर आती है, अपना मुहाना बनाती है, और इसको हम रिवर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 रिवर है, एक नर्मदा और ताप्ती। यहां पर भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी, और इस साइड महानदी का मुहाना, महानदी का मुहाना। तो यहां पर जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि भारत में जो तटीय क्षेत्र है उसका स्थानीय नाम क्या है तट में। तो सबसे पहले अगर इधर हम बात करें तो इस साइड में उड़ीसा अगर देखें इस जगह, तो उड़ीसा का जो तट है उसको बोलते हैं उत्कल तट। यहां पर आंध्र प्रदेश का जो तट देखते हैं उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का जो तट है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल का जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार, मालाबार कहते हैं। कर्नाटक और गोवा कन्नड़, और यहां पर महाराष्ट्र का जो तट है वो है कोंकण, उसको कोंकण तट कहते हैं।
कर्नाटक का तट है कन्नड़, और गोवा और महाराष्ट्र का तट है कोंकण। लिख लेते हैं यहां पर है उत्कल ओडिशा, उत्तरी सरकार मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल तमिलनाडु, मालाबार केरल, कन्नड़ कर्नाटक, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा। गोवा। यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में दो नदियां अपना मुहाना बनाती हैं इस जगह, यहां पर गोदावरी और कृष्णा। तो कोरोमंडल का जो विस्तार माना जाता है वो गोदावरी कृष्णा का मुहाना जो है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक, यहां तक का माना जाता है। ये जो मालाबार तट है, यहां पर जो लैगून झील होती है, इन लैगून झील को कयाल कहते हैं। इनका स्थानीय नाम क्या है? कयाल। स्थानीय नाम क्या है? कयाल। यहां पर एक चीज, एक तट रह गया है बंगाल का, इसको वेंगा तट बोलते हैं, इसको वेंगा तट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी जानकारी थी, हम लोगों ने देख ली है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पश्चिम तटीय शहरों की बात की जा रही है कि पश्चिम तट पर कौन सा शहर है और उसका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि कौन सा शहर किस राज्य में है। तो ये लगाना इजी, ये ऑप्शन फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा कि कौन सा पश्चिम में, उत्तर में है और कौन सा दक्षिण में, यानी कि उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाना है इसको, और पश्चिम तट पर स्थित है इस तरीके से। ठीक है, तो सब जंजीरा कहां पे है? जंजीरा महाराष्ट्र में। जंजीरा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कन्नूर केरल में है। नागरकोइल कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ये जस्ट यहां पर, ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी जस्ट ऊपर यहां पर नागरकोइल है, ये तमिलनाडु में है। सिंधुदुर्ग कहां है? ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो सबसे साउथ में कौन सा स्टेट पड़ जाएगा? तमिलनाडु, यानी कि सबसे लास्ट का क्या होगा? दक्षिण में क्या होगा? तमिलनाडु, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा इसमें है, उसके ऊपर क्या पड़ेगा? केरल, यानी कि 2। इसका मतलब है ऑप्शन डी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको यत्र तत्र कुछ अनेक अनेक कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु इसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया यरूशलेम, सोनी सड़कें और अ, उजड़ा तटाक सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इसके बारे में है, तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो तरंगबाड़ी है वो डेनमार्क से संबंधित है, डेनमार्क के लोगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, इसमें भारत का साउथ इंडिया का मैप दिया हुआ है, यानी कि ये मुख्य भूमि है भारत की, और मुख्य भूमि से देखा गया है कि मुख्य भूमि से इसमें दिखाया गया है कि जब आप समुद्र की ओर जाते हैं तो फिर क्या कौन से क्षेत्र पड़ते हैं। तो ये जब आप समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, तो ओशनोग्राफी पढ़ने के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जब मुख्य भूमि से, यानी जमीन से, लैंड से समुद्र की ओर कोई जाता है, यहां पर, तो इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट।
थोड़ा सा जब आगे और बढ़ते हैं तो उसको महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो मैदान मिलेगा, महाद्वीपीय महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। और आखिरी में जब पहुंचेंगे आप और आगे जाएंगे तो वहां पर मिलेगा महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त। यानी कि भूमि से जब आप समुद्र की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट होता है, फिर महाद्वीपीय ढाल होता है, फिर महासागरीय मैदान होता है और महासागरीय गर्त होता है। तो ये क्या है, अगर इसमें देखेंगे तो ये उच्चावच है। ये सब क्या है, समुद्री उच्चावच। समुद्री उच्चावच, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन वही आ गया कि पश्चिम तट पर कौन सा है। यहाँ पर दिशा मतलब ये नहीं लगाने के लिए आया कि कौन सा किस दिशा में है, बट ये लिखा कि कौन सा पश्चिम तट पर है। तो जंजीरा अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ओरविले कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में, ये बंदरगाह भी है। उडुपी कहाँ पे है, कर्नाटक में। यानी कि कौन सा पश्चिम तट पर है, तो पश्चिम तट पर यानी तमिलनाडु कहाँ है, पूर्वी तट पर है, तो महाराष्ट्र और उडुपी। महाराष्ट्र में जंजीरा और कर्नाटक में उडुपी, ये दोनों यहाँ पर। यहाँ पर मैच करने के लिए है कि सागर, पुलिन और राज्य के बारे में है। तो दीघा कहाँ पर है, तो दीघा बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर उड़ीसा, कलांगपुट गोवा और मरीना तमिलनाडु। यानी 1 2 2 3, बी ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश कोरोमंडल, इसके तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। हमने अभी आपको पढ़ाया। तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल। अच्छा, यहाँ पर इनको भी देख लेते हैं। मालाबार कहाँ पर है, केरल में। कोंकण कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गोवा। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लिखा हुआ है, तो मैंने अभी बताया था ऊपर कि आंध्र प्रदेश में जहां पर गोदावरी और कृष्णा, जहां पर गोदावरी और कृष्णा रिवर होती हैं, जहां पर अपना मुहाना बनाती है, वहां से इसको मापा जाता है। उसके उसके ऊपर मतलब मान लीजिए यहाँ पर गोदावरी कृष्णा मुहाना बनाती है, इसके बाद का पार्ट कोरोमंडल, इसके ऊपर का पार्ट उत्तरी सरकार। सरकार आंध्र प्रदेश, यहाँ उत्तरी सरकार लिखा होता तो आंध्र प्रदेश। कोंकण महाराष्ट्र गोवा। मालाबार केरल। कोरोमंडल तो बता दिया। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन सा डेल्टा, कौन सा कृष्णा डेल्टा केप कमोरिन के मध्य, कृष्णा से केप कमोरिन माने कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कोरोमंडल। केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी को। कहां पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और ये कहाँ, और ये इसको ये क्या है, तो ये दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। गुजरात में सरक्रिक। ये क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिम।
विंध्य स्थान। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम तटीय मैदान है, इसका उत्तरी भाग किस नाम से है? कोंकण। कहां पर है? तो इसको बना लीजिएगा यहां पर इस तरीके से। तो ऊपर का पार्ट यहां पर कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। मालाबार यहाँ। ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, और इसके बाद में होगा अरब सागर के द्वीप समूह। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो भारत में आप देखेंगे भारत में दो द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, इसको अंडमान निकोबार बोलते हैं। अंडमान निकोबार। तो पहला जो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी। अंडमान निकोबार निकोबार को अगर हम मैप के थ्रू समझें तो इस तरीके से कुछ बना हुआ। यहाँ दो भागों में विभाजित है, उत्तर का भाग अंडमान है और दक्षिण का भाग निकोबार है। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको उत्तरी अंडमान बोलते हैं। मध्य अंडमान इसके दक्षिण में है। और इसको दक्षिण अंडमान कहते हैं। ये लिटिल अंडमान है। इसके बाद निकोबार शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं कार निकोबार। यहां पर लिटिल अंडमान, सॉरी लिटिल निकोबार, और फिर ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार के बीच में एक चैनल है 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 10 डिग्री नॉर्थ चैनल किसके बीच में है? तो अंडमान और निकोबार के बीच में है। मतलब ऊपर अंडमान वाला पार्ट है यहाँ पर और नीचे निकोबार। अंडमान निकोबार को विभाजित करने वाला, डिवाइड करने वाला 10 डिग्री चैनल है। अंडमान में जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान के उत्तर में, सॉरी उत्तरी अंडमान है इसके यहीं पर, इसके ईस्ट में इस जगह, और मध्य अंडमान के पूर्व में यहां पर नारकोंडम और यहां पर बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र मतलब और दूसरा कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम सुषुप्त है। ये जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान में एक चोटी है
सैंडल पीक, माउंट सैंडल पीक, माउंट सैंडल पीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ दक्षिण में जो मतलब मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान में भी एक चोटी है, इसको बोलते हैं माउंट डियो वैली। माउंट डियो वैली। दक्षिण अंडमान में इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ग्रेट निकोबार में आपने पढ़ा था कि ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, और यहीं पर एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट धुलियर, माउंट धुलियर। माउंट धुलियर, माउंट धुलियर। तो इतनी मुख्य जानकारी थी इसमें कि अंडमान निकोबार में अच्छा कुल कितने द्वीप है, तो इसमें कुल 836 द्वीप है। 836 द्वीप है। तो सैंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान में, और मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पोर्ट बेल दक्षिण अंडमान में स्थित है, और माउंट धुलियर ग्रेट निकोबार में, और ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट भी है जो कि भारत का दक्षिण, यहीं पर आप देखेंगे इसके दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। इस तरीके से इंडोनेशिया वाला पार्ट, इंडोनेशिया का जो एक सबसे पहले जो द्वीप पड़ता है सुमात्रा, फिर जावा है, सुमात्रा जावा यहाँ पर। और इन दोनों के बीच में जो जल संधि है या चैनल बोलते हैं उसको, 6 डिग्री नॉर्थ चैनल बोलते हैं, और या इसे ग्रेट चैनल भी कहते हैं, ग्रेट चैनल भी कहते हैं। तो 6 डिग्री नॉर्थ या ग्रेट चैनल कहां पर है? ये अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक कहां पर है? तो हमने अभी आपको बताया उत्तरी अंडमान में स्थित है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर रह गई है, वो ये है, इन सब में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मध्य अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो मिल गया आंसर। मध्य अंडमान के पूर्व में क्या है? बैरन द्वीप, बैरन द्वीप सके ज्वालामुखी। लघु अंडमान और बृहद निकोबार, बृहद निकोबार में हमने आपको बताया माउंट धुलियर, और ग्रेट निकोबार, सॉरी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो माउंट सैंडल पीक, ये सबसे ऊंचाई वाली। इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, ये मध्य अंडमान में है, और ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 836 है।
10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ठीक है। और अंडमान और जो निकोबार है, अंडमान और म्यांमार के बीच में कोको स्टेट, कोको चैनल, अंडमान, हाँ, अंडमान और म्यांमार के बीच में कोको चैनल है। कोको चैनल, भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, पाक जल संधि, और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में क्या है? 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। अब इसको आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री नॉर्थ चैनल की बात कर रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। निकोबार और सुमात्रा के बीच में अभी हमने जस्ट बताया था आपको 6 डिग्री नॉर्थ चैनल। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री नॉर्थ चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। ठीक है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज। यहाँ पर दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में है, सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर दूर है, ये गलत है, 140 नहीं 135 किलोमीटर दूर है। फिर क्वेश्चन है कि पिछली बार बैरन द्वीप 1991 में नहीं 1787 में पहली बार देखा गया था कि इसमें उद्गार हुआ था, और आखिरी में 2005 और 6 में, यहाँ पर पहली बार और पिछली बार का मतलब है दो, लास्ट में 2005 और 6 में देखा गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, पुलिकट झील के पास में है। राम सेतु के बारे में, राम सेतु की शुरुआत कहाँ से होती है? इसमें आप देखिएगा ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर रामेश्वरम है, ये तमिल इंडिया वाला पार्ट, तमिलनाडु वाला पार्ट है, तमिलनाडु वाला पार्ट है। रामेश्वरम यहाँ पर है इस जगह, और यहीं पर देखिए पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है, फिर धनुषकोडी है। रामेश्वरम, उसके साउथ में पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप में धनुषकोडी। तो धनुषकोडी से तलैया मन्नार के बीच, तलैया मन्नार कहाँ पर है? श्रीलंका में, श्रीलंका में है। इसके बीच में ही एडम्स ब्रिज है, राम सेतु है। राम सेतु की शुरुआत कहाँ से हो रही है? रामेश्वरम से हो रही है, धनुषकोडी से हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनुषकोडी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनुषकोडी। पंबन तो द्वीप है, रामेश्वरम से नहीं हो रही इसकी शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के समीप है? ग्रेट निकोबार के समीप कौन सा हो जाएगा? सुमात्रा। अब दूसरा इसमें टॉपिक है अरब सागर के द्वीप, मतलब अरब सागर में कौन कौन से द्वीप है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो अरब सागर में जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। देखिए लक्षद्वीप समूह में टोटल 36, कुल 36 द्वीप हैं। छत्तीस द्वीप है इसमें। राजधानी क्या है? इसकी राजधानी कवरत्ती है। राजधानी कवरत्ती है।
कहां पर है? अरब सागर में है ये, इस तरीके से कुछ इस साइड। तो केरल के दक्षिण पश्चिम, केरल के दक्षिण पश्चिम में। ये मान लीजिए अंडमान निकोबार, और यहां पर फिर मालदीव। ये अंडमान निकोबार और मालदीव। सॉरी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मालदीव। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री नॉर्थ चैनल है। इसके ऊपर यहां पर 9 डिग्री चैनल है, नॉर्थ चैनल है। और फिर अभी आपने पढ़ा था कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? तो अंडमान निकोबार के बीच में है। 11 डिग्री जो चैनल है, साइड में लिख देता हूं मैं, 11 डिग्री जो चैनल है, चैनल नहीं बोलेंगे इसको, 11 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है, ये लक्षद्वीप को दो भागों में बांटता है। दो भागों में बांटता है। यहां पर आप देखेंगे तो इसमें ये मिनिकॉय है, मिनिकॉय। ये मालदीव के उत्तर में है, मिनिकॉय लक्षद्वीप का पार्ट है। तो अंडमान, सॉरी, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप शेष और मिनिकॉय के बीच में कितना है? 9 डिग्री चैनल है। ठीक है। अब यहां पर एक आप देखेंगे तो इसमें एक पक्षीय अभयारण्य भी मिलेगा, पिटाली द्वीप। पक्षी अभयारण्य भी मिलेगा, इसको बोलते हैं पिटाली द्वीप। पिटाली द्वीप पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका निर्माण कोरल से हुआ है, कोरल द्वीप से। निर्माण किससे हुआ है? कोरल रीफ से इसका निर्माण हुआ। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। बंगाल खाड़ी में कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। प्रवाल द्वीप एटॉल कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में, कोरल रीफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप। निमूर कहाँ पर है? निमूर कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल, वो बंगाल की खाड़ी में, या बंगाल में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है भारत के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। कितने द्वीप है टोटल? 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। किसका? प्रवाल उत्पत्ति से, प्रवाल से बना हुआ है। कहां पर प्रवाल नहीं पाई जाती है? तो इसमें कैम्बे की खाड़ी प्रवाल नहीं पाया जाता है। भारत में प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन क्षेत्र और कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकॉय सुदूरवर्ती की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य है? भारत श्रीलंका के मध्य में कौन सा है? रामेश्वरम, अभी हम लोगों ने देखा था। एलिफेंटा और शालसित निकोबार तो बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। ये मुंबई में है, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई महाराष्ट्र में है।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला माजुली सॉरी सालसेट मुंबई है यहाँ पर। देखिए लिखा है मुंबई शहर बसा हुआ है। माजुली के बारे में देख लीजिए, माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है, नदी में है, असम में। सालसठ तो मुंबई है। अब प्रश्न बनता है यहाँ पर, मैच करने के लिए मैच करने बेअंत सयोधर कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। पिरम खंबात की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर। और द्वीप काठियावाड़। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन। कोरी क्रीक स्थित है, तो कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? यह स्थित है कच्छ के रण में। देखिए गुजरात का मैप, ऐसे करके देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं। यहां पर जो पार्ट है तो इसके पूरब में, यहां पर इसको लिटिल कच्छ कहते हैं। और इसको कच्छ का रण कहते हैं। यहाँ पर ये दलदली क्षेत्र है, मार्शी एरिया। दलदली क्षेत्र है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। पाकिस्तान के बीच में विवादित है। तो कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ है? कच्छ के रण में है। कच्छ के रण का मतलब ये हुआ कि ये कच्छ की खाड़ी के जस्ट ऊपर बना हुआ है कच्छ का रण। सर क्रीक किसके बीच में विवादित है? आप लोग जानते होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित दलदली क्षेत्र है। तो इतने क्वेश्चन थे, वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो अगला जो टॉपिक है भारत के राज्य प्रशासित देश, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव हो जरूर बताइए। थैंक यू।